क्लास 10 साइंस के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा करके वहां पर चेकआउट कर सकते हैं और ढेर सारे वीडियोस का आनंद ले सकते हैं। आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। यदि आप क्लास 10th में हैं, क्लास 10 साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हैं। इसलिए आप जाइए प्लेलिस्ट पर, वहां पर ढेर सारे वीडियोज़ हैं, जाइए देखिए और अच्छे तरीके से पढ़िए। अपनी तैयारी में 4 चांद लगा दीजिए। और कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, हमको जरूर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हम हैं अमन और स्वागत करते हैं आप सभी का बायो अमन पॉइंट पर। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि भैया ये जो चैप्टर है ना लास्ट वाले, क्लास 10 साइंस लास्ट के चैप्टर, इनका वन शॉट वीडियो दे दो, मात्र 30-35 मिनट में पूरा चैप्टर कवर करवा दो। तो आज का चैप्टर है हमारा ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत, क्लास 10th। देखिए यहां पर हम आपको बता दें कि इस चैप्टर में आप समझ लीजिए कि ये वन शॉट वीडियो है ना। और एक चीज और, यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताते चलूंगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी बताएंगे। तो ऐसे 30-30, 35-35 मिनट, 40 मिनट की क्लास में सारा कुछ आपको कवर करवा देंगे। बस ये आप रिवीजन के तौर पर इस क्लास को देख लीजिए, ठीक है। और यदि आप क्लास 10th में हैं, क्लास 10th बायोलॉजी के वीडियोस हमारे नहीं देखे तो वो सभी वीडियोस प्लेलिस्ट पर अपलोड हैं। तो आप सभी लोग जाइए प्लेलिस्ट पर और उन सभी वीडियोस को देखिए। प्लेलिस्ट का नाम है कक्षा 10 जीव विज्ञान। बहुत सारे वीडियोस हैं भाई बायोलॉजी में। मैं बायो अमन आपसे वादा करता है एक भी नंबर बायोलॉजी में कटने नहीं देगा। क्या नहीं करने देगा? कटने नहीं देगा। एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। 100% की गारंटी है मेरी। जितने प्लेलिस्ट पर वीडियोज हैं सब जाकर के देख लो। और क्लास 10 साइंस के यदि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने हैं ना तो उसके भी वीडियोस प्लेलिस्ट पर हैं, आप जाकर के देख लीजिए। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10 साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्लेलिस्ट 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 में बार बार क्यों कहता हूं? क्योंकि वहीं पर बहुत ढेर सारे वीडियोज हैं। आपने ये मेरा एक ही वीडियो देखा है, लेकिन प्लेलिस्ट पर और भी वीडियोज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना, बिना किसी देरी के। आपका चैप्टर ऊर्जा। ऊर्जा क्या है तो एक चीज याद रखना हमेशा, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है। समझ आया? ना ही तुम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हो, ना ही तुम इसे नष्ट कर दोगे कि तुमने इसे नष्ट कर दिया। नहीं, कुछ नहीं कर सकते भैया। तुम बस इसे ट्रांसफर कर सकते हो, एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हो। यही है ऊर्जा। डन। देखो ऊर्जा के स्रोत, अगर ऊर्जा के स्रोत की बात की जाए तो कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत होते हैं, कहां से हमें ऊर्जा मिलती है? तो ऊर्जा के स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। एक है नवीकरणीय स्रोत और दूसरा है अनवीकरणीय। ठीक है, एक है नवीकरणीय स्रोत, बिल्कुल सिंपल है ना, बहुत आसान है। एक है अनवीकरणीय स्रोत। देखो नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं? नवीकरणीय तो ऐसे स्रोत जिन्हें हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं, है ना। यानी कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत, क्या है कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं, है ना, उसे हमने बोल दिया कि ये नवीकरणीय स्रोत होते हैं। कौन से स्रोत होते हैं? तो ये सभी नवीकरणीय स्रोत होते हैं। यानी कि ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, बार बार प्रयोग कर सकते, बार बार प्रयोग कर सके, बार बार प्रयोग कर सके, उसको हम बोलते हैं ये क्या है? ये नवीकरणीय स्रोत है। क्या है? नवीकरणीय। एग्जाम्पल जैसे जल हो गया, है ना, पवन हो गया,
सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य के प्रकाश से हमें ऊर्जा मिलती है ना। उससे हम सोलर कुकर बना लेते हैं, सोलर कुकर से खाना पका लेते हैं, सौर ऊर्जा बना लेते हैं, पैनल बना लेते हैं, उस पैनल से इलेक्ट्रिसिटी ले आते हैं, घर में बिजली जलाते हैं, ढेर सारे पैनल लगा देते हैं, एक ट्यूबवेल बना देते हैं, फिर उससे पानी निकलता है सोलर से, सौर ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, यानी उस ऊर्जा का उपयोग हमने अपने काम में कर लिया। और ऐसा नहीं कि इसको नहीं एक ही बार कर पाओगे, लगातार करो लगातार करो लगातार करो लगातार करो। जब मैं छोटा था मेरे घर में एक पैनल था, है ना। पहले जो मोबाइल ऐसे वाले चलते थे ना, बड़े बड़े टावर गढ़ते थे गांव में, फिर एक गांव में सिर्फ एक टावर गढ़ता, फिर बात होती थी, हेलो मैं यहाँ से बोल, सब लोग आते थे वहीं पे, तो वो टावर मेरे घर में गड़ा था, है ना। पूरे गांव में मेरे घर में टावर गड़ा था, उसमें 2 सोलर पैनल मिले थे। तो वो सोलर पैनल रखा था, मैं बचपन से ही सोलर पैनल से कभी पंखा चलाता, तो कभी लाइट जलाता, कभी ये करता, कभी वो करता, कभी मोबाइल चार्ज करता, है ना। ऐसे करके मैं किया करता था। तब कम समझ में आता था, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि ये नवीनीकरणीय स्रोत है भाई। मैं बचपन से उसे आज तक चलाता आ रहा हूँ और अभी भी चलाता हूँ। अगर गांव गया, कभी कुछ काम पड़ा ना, तो मैं लाइट का सामान पहले बहुत इधर उधर करता था, है ना। मैं इलेक्ट्रीशियन था, छोटा इलेक्ट्रीशियन, सब चीज़ें करता रहता था। अभी भी गांव में कुछ काम हुआ, गया, कुछ नहीं समझ में आया, तुरंत मैं खोल खोल सब करना शुरू कर दिया धीरे से। लेकिन अब बहुत सतर्कता से करता हूँ, ध्यान से। पहले ध्यान से नहीं करता था, एक बार मेरे को करंट मार दिया था भाई, बहुत बुरा झटका लगा था, मैं सदमे में चला गया था भाई, सदमे में, है ना। चलो देखो इधर देखो, तो क्या है, ऐसे ऊर्जा के स्रोत है जिन्हें हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं। जैसे जल है, पानी, नदी बह रही है ना। बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है ना, गति कर रहा है। उस पानी को तुमने इकट्ठा किया, ऊपर से नीचे फेंका, फिर क्या बनी, टरबाइन घूमा, विद्युत बनी, फिर वो पानी चला गया, फिर वो पानी को आगे फिर जाके यूज कर लो, फिर यूज कर लो, फिर यूज कर लो। जैसे हवा चल रही है, पवन ऊर्जा को, हवा चल रही है, टरबाइन गाड़ दिए, टरबाइन गाड़ दिए, नाच रही टरबाइन, नाच रही नाच रही नाच रही नाच रही, हवा बार बार चल रही है, चल रही, तो मतलब बार बार उसको यूज कर रहे हो, वो खत्म नहीं हो रही है कि तुम टरबाइन 10 ठो गाड़े, हवा खत्म 10 दिन में, कभी यार हवा भी पूरी खत्म गई, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। लेकिन देखो क्या है कि जो अनवीकरणीय स्रोत होते हैं वो ऊर्जा के स्रोत जिन्हें हम केवल एक बार ही उपयोग में ला सकते हैं, है ना। एक बार ही या फिर कम उपयोग में ला सकते हैं। नवीकरणीय स्रोत में इनका उपयोग बार बार नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। जैसे हो गया आपका कोयला, कोयला को एक बार जला दिए तो क्या मिला तुम्हें, फिर तुम्हें कोयला मिल गया क्या। पेट्रोल 100 रुपए का डलवा लिए, गाड़ी घुमा दिए अपने जो है उधर की तरफ, है ना, क्या मिला तुम्हें, क्या फिर से पेट्रोल मिल गया, क्या फिर से कोई ऊर्जा मिल गई, नहीं मिली ना, खत्म, जिसका बार बार उपयोग नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैसें, खदानों से निकलने वाला सामान, अभ्रक वगैरह आदि, ये सभी अनवीकरणीय स्रोत होते हैं। अब देखो इसी में एक चीज और समझ लो, एक अभी मैं थोड़ी देर पहले, हाँ, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं, है ना। जैसे पवन, जल में है, कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, और जल से गतिज ऊर्जा को हम ऊपर से नीचे गिराते हैं, टरबाइन घूमता है, विद्युत बन गया। जल की गतिज ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिए, फिर वो विद्युत से हमने लाइट जला लिया, लाइट से प्रकाश ऊर्जा मिल गई, हमको प्रकाश मिल गया, है ना। ऐसे ही ऊर्जा ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है। क्या होता है, देखो ऊर्जा संकट क्या है, ऊर्जा संकट, है ना। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि बताइए ऊर्जा संकट क्या है। तो देखो, जब ऊर्जा के स्रोतों में, याद रखना कि जब ऊर्जा के स्रोतों में कमी होने लगे, है ना, तो वही कहलाता है ऊर्जा संकट। जब ऊर्जा का स्रोत खत्म होने लगे तो वही कहलाता है ऊर्जा संकट। जैसे तेल और गैस के स्रोत कुछ ही वर्षों के लिए उपलब्ध हैं, है ना। जो अपना तेल निकलता है, तेल और जो गैस है वो कुछ ही वर्षों के लिए है, फिर ये खत्म हो जाएंगे, है ना। अब देखो उसके खत्म होने के पहले ही हम लोग तैयार हो गए हैं, समझ रहे हो। हम लोगों ने गैस बना ली है, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी, है ना।
अब देखो तेल के लिए हम लोगों ने क्या किया, तेल डाल के गाड़ी चलाते थे, तो अब हमने इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना ली भैया, है ना। इस पर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट किसका है, सबसे बड़े लेवल पे काम कौन कर रहे हैं, अपने अपने इलॉन मस्क, है ना। सभी के इंस्पिरेशन, सबसे जिद्दी पर्सनालिटी, सबसे जिद्दी आदमी इलॉन मस्क। इनकी जो कंपनी टेस्ला है ना, वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक कार बना रही है। इलेक्ट्रिक कार के साथ साथ वो ड्राइवरलेस कार बना रही है ना, कि बढ़िया बस तुम ऐसे बैठ रहे हो, सेट कर दो उसमें, वो पहुंच जाएगी। ऐसे हो रहा है भाई, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत ग्रो कर रही है। याद रखना आप लोग ना सबसे अच्छे समय पर हो, अच्छे दौर पर हो। इतनी नॉलेज है चारों तरफ, इतनी नॉलेज फैली है, इतनी नॉलेज, मतलब नॉलेज का एक्सटेंशन हो गया, बहुत ढेर सारी नॉलेज मिल गई, है ना। जब किसी चीज की अति हो जाती है, अधिकता हो जाती है, तो फिर वो चीजें खराब होने लगती हैं। तो बहुत बढ़िया समय पे आप लोग हो, बहुत बढ़िया समय पे अपने आप को प्रोडक्टिव बनाओ, है ना। कोई स्किल्स सीखो, अब काम करो। अगर तुम्हें लगे ना कि 11th पढ़ूंगा, 12th पढ़ूंगा, फिर BSc करूंगा, MSc करूंगा, ऐसा कुछ करूंगा, करो, मैं नहीं मना करता, मत करो। लेकिन आप आसपास के लोगों को देख लो ना, 12th पढ़ने के बाद क्या कर रहे हैं, BSc करने के बाद कहाँ घूम रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि बेरोजगारी के गाना गा रहे हैं कि चारों तरफ बेरोजगारी, चारों तरफ बेरोजगारी। ऐसा तो नहीं सरकार को गाली दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि अपनी कमियां दूसरों को, दूसरे के लिए जो है वो कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं, है ना। तो इसलिए कोई स्किल्स को सीखो, बहुत ढेर सारी स्किल्स हैं। कभी कैरियर काउंसलिंग करूंगा मैं, कैरियर के बारे में आप लोग को बताऊंगा, तो सब चीजें बताऊंगा मैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फिर आते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है जो कई वर्षों से क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए जैव निम्न करणीय और अजैव निम्न करणीय क्या होता है। गजब का क्वेश्चन, जैव निम्न करणीय और अजैव निम्न करणीय। देखो जैव का मतलब क्या होता है, जैव का मतलब जीवित यानी कि सजीव, है ना, सजीव। अजैव का मतलब क्या होता है, निर्जीव, है ना। जैव निम्न करणीय क्या होते हैं कि वे पदार्थ जिनका अपघटन जैविक क्रिया के द्वारा हो जाता है ना। जैव निम्न करणीय पदार्थ, जैव निम्न करणीय वे पदार्थ जिनका अपघटन जैविक क्रिया के द्वारा हो जाता है, जैविक क्रिया के द्वारा। जैसे आपके घर में एक भैंस थी, है ना, उस भैंस की उम्र हो गई, भैंस चल बसी, बुढ़ी हो गई थी बहुत, है ना, चल फिर नहीं पा रही थी, लेकिन एक दिन वो चल बसी। चल बसी तो तुमने क्या किया, उसको जंगल में फेंक आए। जंगल में फेंक आए तो कुछ दिन बाद देखा वो वहां से गायब, बदबू आ रही थी कुछ दिन तक, बहुत ज्यादा स्मेल कर रही थी। फिर बाद में तुम देखने गए तो उसकी हड्डी वड्डी बची थी बस, अब बाकी सब गायब। हम बोले यार कहाँ चली गई यार, मैंने तो यहीं पे फेंका था, कहाँ चली गई। क्या हो गया, उसका अपघटन हो गया। उसका अपघटन किसने किया, जैविक क्रिया के द्वारा हुआ उसका अपघटन, है ना। अपघटक ने उसका अपघटन कर दिया, डिकम्पोजर ने उसको डिकम्पोज कर दिया जैविक क्रियाओं के द्वारा, है ना। तो जैव निम्न करणीय पदार्थ क्या होते हैं कि वैसे पदार्थ जिनका अपघटन जैविक क्रियाओं के द्वारा होता है, जैव निम्न करणीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे जो है फल और सब्जी के छिलके, है ना, जैसे क्या वो बहुत ढेर सारी एग्जाम्पल हैं। जैसे फल और सब्जी के छिलके, है ना, पत्तियां, फिर जो है अदरक, जो है मतलब जो चीजें आपकी जैसे आपको उत्पादक और उपभोक्ता आपने बोल दिया, जितने भी उत्पादक हैं उन सभी उत्पादक का क्या होता है, प्रोड्यूसर का। जैसे पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे से आम बना, गुठलोई बनी, नीम बना, है ना, मटर बना, ये बना, जो है बहुत ढेर सारी चीजें बनी ना। सब्जियों में आ जाओ तो पता नहीं कितने प्रकार की सब्जी हैं। तो वो सभी क्या है, अगर उनको तुम पर्यावरण में फेंक दोगे, कहीं पे फेंक दिए तो क्या होगा, वो अपने आप नष्ट हो जाएंगी, है ना, अपने आप वो नष्ट हो जाएंगी। कैसे, जैविक क्रिया के द्वारा वो नष्ट हो रही हैं, यानी कि वो जैव निम्न करणीय पदार्थ होते हैं। और जिनका जिनका अपघटन जैविक क्रिया के द्वारा नहीं होता है, याद रखना, जिनका अपघटन जैविक क्रिया के द्वारा नहीं होता है, यानी कि जैविक क्रिया उसे कर ही नहीं पाते हैं, है ना, तो फिर क्या होता है, वो होता है अजैव निम्न करणीय।
पहला पढ़ लो, पहला याद कर लो, दूसरा उसका जस्ट उल्टा होता है हमेशा। कभी भी पढ़ो ना, दो चीजें हैं, जैसे है आपका नवीकरणी अनवीकरणी, तो नवीकरणी को अच्छे से पढ़ लो, अनवीकरणी जस्ट उसका उल्टा, फिर जैव निम्नकरणी अजैव निम्नकरणी, तो जैव निम्नकरणी पढ़ लो, अजैव निम्नकरणी जस्ट उसका अपोजिट। इतना तो सेंस सही है ना, लिख लोगे, सच में सेंस है तुम लोग के पास, बहुत दिमाग है भाई, है ना। चलो, तो इनका अपमार्जन जीवाणु तथा कवक द्वारा करते हैं। इसका जो अपघटन की क्रिया होती कौन करता है, वो जीवाणु, है ना, कवक, ये सब मिल करके उसका अपघटन कर देते हैं। अजैव निम्नकरणी जैसे आपका हो गया प्लास्टिक, प्लास्टिक तुमने फेंक दिया, है ना, फिर पॉलीथीन, रबर, है ना, आदि, ये सभी हो गए अजैव निम्नकरणी। प्लास्टिक की बोतल तुमने लेकर के फेंक दिया, क्या हुआ, देखा नष्ट हुई क्या, है? सालों पड़ी रही, वो 50 साल तक पड़ी रही, पता है जब तक तुम जिंदा हो तब तक बोटलाइजेशन की वजह से पड़ी है ना। इसलिए जो प्लास्टिक का सामान होता है, जो पॉलीथीन होता है, इसको रीयूज किया जाता है ना, इसको रीयूज करो या फिर इसको रिसाइकल करो। रिसाइकल करने में बहुत पैसा लगता है, अगर प्लास्टिक की बोतल को, पॉलीथीन को रिसाइकल करेंगे तो बहुत पैसे लगेंगे, इससे बेहतर है कि आप नई पॉलीथीन बना दो। इसीलिए तो पॉलीथीन ज़्यादा हो गई, इसीलिए तो कूड़े करकट में पॉलीथीन ज़्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि रिसाइकल करना कॉस्टली होता है। अगर एक पॉलीथीन को रिसाइकल करने के लिए जो है 1 रुपये लग रहा है, तो उसी 1 रुपये में आप 10 पॉलीथीन बना दोगे, कितनी, 10। तो आप सोचोगे यार एक को कौन रिसाइकल करे, 1 रुपया लग रहा है, 10 पॉलीथीन और बना दो, इसको बेच देंगे, पैसे मिल जाएंगे, है ना। तो ह्यूमंस ऐसे काम कर रहा है भैया, उसको बस हर जगह फायदा दिखता है, फायदा कहाँ हो रहा है, फायदा कहाँ हो रहा है। जैसे आप अगर कोई लोग दिल्ली से हैं तो आप लोग बताइए, दिल्ली के आसपास एक बहुत बड़ा कूड़े का जो है पहाड़ है ना। बताइए, दिल्ली से अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो बताइए, उस पहाड़ का जो एरिया है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो वो दूर से दिखता है भैया कूड़े का पहाड़, ऐसे वो ये तो पूरा कूड़ा है, बोलिए, है ना। तो अजैव निम्नकरणी, जैसे अजैव निम्नकरणी पदार्थ अक्रिय होते हैं, इसलिए इनका जो है अपमार्जन जीवाणु और कवक नहीं कर पाते हैं, है ना। एलपीजी और सीएनजी का फुल फॉर्म, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है, और जो है सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। चलिए, फिर है ऊर्जा किस रूप में स्थानांतरित होती है, क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए ऊर्जा किस रूप में स्थानांतरित होती है। ये गजब का क्वेश्चन है, सच में गजब का है, मजाक अपनी जगह भाई, है ना। क्वेश्चन सभी अच्छे हैं, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में भी पूछेंगे क्वेश्चन, और एमसीक्यू भी पूछ लेगा आपसे, क्योंकि देखो हर चैप्टर आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पूरे चैप्टर। इसलिए यदि तुम्हारे सिलेबस में, है ना, तुम्हारे सिलेबस में अगर 16 चैप्टर हैं और उन 16 चैप्टर में से तुम सिर्फ 8 चैप्टर ही पढ़े हो, तो याद रखना तुम्हें नंबर सिर्फ 8 चैप्टर के ही मिलेंगे, क्योंकि तुमने 8 चैप्टर तो पढ़े नहीं, और तो 8 चैप्टर जब पढ़े नहीं तो उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, है ना। सभी चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी। तो ऐसा नहीं है कि आप शुरू के चैप्टर बस अच्छे से पढ़ लो, लास्ट वालों को छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, है ना। सभी चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। पहला है ऊर्जा किस रूप में स्थानांतरित होती है। ऊर्जा किस रूप में स्थानांतरित होती है, तो याद रखना ऊर्जा तरंगों के रूप में स्थानांतरित होती है। कैसे, वेव के रूप में, तरंगों के रूप में ऊर्जा स्थानांतरित होती है। इन ऊर्जा तरंग का, एक सेकंड, तो हमें पता चला कि ऊर्जा जो है तरंगों के रूप में स्थानांतरित होती है, और इन ऊर्जा का जो तरंगों का जो तरंग दैर्ध्य होता है ना, वो सबका भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है ना। ऊर्जा की सभी तरंग का उद्गम सूर्य से होता है। हाँ, ऊर्जा का विशाल स्रोत क्या है, क्वेश्चन, ऊर्जा का विशाल स्रोत बताइए। तो ऊर्जा का विशाल स्रोत है सूर्य, सन, है ना।
सूरज को ऊर्जा कैसे मिलती है? तो सूरज के अंदर क्रिया होती जिसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा सूरज में ऊर्जा बनती रहती है ना? किस क्रिया के द्वारा? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है, देखिए नाभिकीय संलयन के बारे में यहां पर कुछ था, अभी मैं थोड़ी देर पहले देखा तो सूर्य, देखो सूर्य ऊर्जा का स्रोत है ना, जैसे पूछा सूर्य ऊर्जा का स्रोत कैसे है, तो इसमें आप लोग लिखेंगे या बता सकते हैं कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत इसके नाभिक में उपस्थित हाइड्रोजन नाभिकों का उच्च दाब व ताप पर संलयित होकर हीलियम नाभिक का बनना, है ना। यानी कि सूर्य के अंदर जो नाभिक है, सूर्य के जो है सूर्य के जो ऊर्जा के स्रोत में जो इसका नाभिक है हाइड्रोजन का, वो नाभिक उच्च दाब और ताप के कारण क्या होता है, वो हीलियम नाभिक में टूट जाता है। तो जैसे हाइड्रोजन हीलियम में टूटता रहा टूटता रहा टूटता रहा, ऐसे करके हीलियम फिर हाइड्रोजन हीलियम फिर ऐसा साइकिल चलता रहा, और उसी साइकिल को बोलते हैं नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो क्या होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है। याद रखियो हमेशा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस क्रिया के द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है, फिर और सुनो, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन अलग अलग होता है। जब टूट के अलग अलग हो जाता है, खंड खंड हो जाता है, तो नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखो अभी देखते हैं। क्वेश्चन एक और सूर्य वाला है। सूर्य वाला क्वेश्चन क्या था, अभी मैं थोड़ी देर पहले देखा। ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन है, ऐसे पूछा गया। ऐसे ऊर्जा का विशाल स्रोत या फिर ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन है? तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत और विशाल स्रोत ही सूर्य है ना। सूरज चाचा, चंदा मामा, है ना। चलिए, फिर है नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग में मुख्य समस्या क्या है? अगर पूछा गया कि बताइए जो नाभिकीय ऊर्जा है ना, नाभिकीय ऊर्जा का जब हम उपयोग करते हैं तो उसमें मुख्य समस्या क्या होती है? नाभिक का विखंडन, कोई समस्या नहीं होती है। अभिक्रिया लगातार कैसे कराई जाए? अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये तो समस्या ही नहीं है, अभिक्रिया तो होती रहेगी, कराते रहो होती रहेगी। दूसरा है नाभिकीय ऊर्जा का स्थानांतरण विद्युत ऊर्जा में कैसे करें? नाभिकीय ऊर्जा का स्थानांतरण विद्युत ऊर्जा में भी हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है ना। नाभिकीय ऊर्जा क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग में मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या है उपयोग के बाद ईंधन का सुरक्षित निपटारा कैसे करें। नाभिकीय ऊर्जा का जब हम उपयोग करते हैं तो समस्या मिलती है कि उपयोग के बाद, है ना, नाभिकीय ऊर्जा मिलने के बाद जो ईंधन मिलता है उसका निपटारा कैसे करें, कहाँ उसको सेट करें, है ना। तो इसमें थोड़ा सा वो पड़ जाता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा, देखो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है ना, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण। निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? पहला ऑप्शन है लकड़ी, तो भैया लकड़ी तो जैव है, जैविक है ना। दूसरा है गोबर गैस, ये भी है। तीसरा है कोयला, कोयला भी तो प्राकृतिक स्थानों से प्राप्त होता है। चौथा है परमाणु ऊर्जा, तो भैया ये जो परमाणु ऊर्जा है ना, यही है जैव मात्रा का स्रोत। जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है ना, नहीं है। आए तो याद रखना क्या है, परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, नरौरा, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? पहला मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो जो नरौरा प्लांट है ना, वो स्थित है अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में, है ना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। चलिए
फिर है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय, अब देखो इसको आपको बताना है ना। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, मैं 4 ऑप्शन देता हूं और आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, है ना। चलिए, पहला ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, दूसरा है कोयले से प्राप्त ऊर्जा, तीसरा है सौर ऊर्जा, चौथा है प्राकृतिक गैसों से प्राप्त ऊर्जा। बोल दिया ना। पॉज करो, कमेंट बॉक्स में जाओ, नीचे कमेंट करके जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो देखो, याद रखना हमेशा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा यानी कि एनर्जी। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस इसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर कर दिया जा सकता है। सूर्य में उत्पन्न ऊर्जा का कारण है, सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका क्या कारण है? देखो आपके पास जवाब कुछ मतलब वो क्या है, ऑप्शन क्या क्या है? नाभिकीय विखंडन, रेडियो एक्टिव विखंडन, उच्च ताप कि नाभिकीय संलयन। बताइए, बता सकते हो? बताओ। अभी मैंने यहां पे बताया सूर्य में उत्पन्न ऊर्जा का क्या कारण है, बोलो। वो है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। देखो ऐसे बिल्कुल छोटे मोटे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। अब अगर ये चैप्टर आप पढ़ोगे नहीं, कोई भी चैप्टर यदि आप छोड़ोगे तो फिर तो जो है कंफर्म है कि आपके मार्क्स कट जाएंगे। और देखो इतनी ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ें हैं, है ना, इतना ज़्यादा सीखने को मिल रहा है, तो मैं कहता हूँ कि क्यों आप छोड़ते हैं। एक बार आपने क्लास 10th पास कर लिया ना, आप दोबारा से क्लास 10th नहीं पढ़ेंगे फिर, कि फिर से पढ़ेंगे। इसलिए जितना मेहनत कर सकते हैं, जितने एफर्ट्स आप डाल सकते हैं डालिए, जिस तरह से आप मेहनत कर सकते हैं ना आज करिए, क्योंकि यही समय है कुछ करके दिखाने का। क्योंकि ये समय दोबारा वापस लौट के आपके पास नहीं आएगा। इसलिए जो करना है आज करना है और अभी करना है, ये चीज याद रहे आपको। क्लास 10th आप पढ़ रहे हैं ना, आप दोबारा से 10th की बुक्स कभी नहीं उठा के पढ़ेंगे। आज जितना पढ़ना है ना पढ़ लो, जितना अपने आप को घिस सकते हो ना घिस लो। अपनी औकात को देखो भाई कि तुम किस लेवल पे हो, कितने गहरे पानी में हो तुम, है ना। तुम कितना एफर्ट्स डाल सकते हो, तुम क्या क्या कर सकते हो और तुम कर क्या रहे हो, तुम चीजों को क्यों नहीं कर रहे हो। उसके कुछ रीजन होंगे ना, उसके कुछ कारण होंगे, तो उन कारण को देखो और सुधार करो। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो ऐसे ही जो है कॉल आ गया था। चलो, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस, है ना, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है O2 ऑक्सीजन है क्या भाई? NH3 अमोनिया है क्या? फिर N2 नाइट्रोजन है क्या? या फिर CO2? याद रखना यार, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ना CO2 जिम्मेदार है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2। याद रखना कि जो सूर्य से, जैसे ये सूर्य है, सूर्य से जो रेज निकलती है ना पृथ्वी पर आती हैं, पृथ्वी के ऊपर एक परत है जिस परत को अपन लोग बोलते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के कारण जो यूवी रेज होती हैं, जिनको अपन लोग अल्ट्रा वायलेट रेज के नाम से जानते हैं, वो रोक लेती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज को, यूवी रेज को रोक लेती हैं।
कौन? ओजोन लेयर। अब पृथ्वी पे इतना ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर ना खराब हो रही है। ओजोन लेयर का फॉर्मूला होता है ओजोन का O3। क्या होता है? O3 पूछा जाता है भैया, इंपॉर्टेंट है। तो जब ओजोन लेयर खराब हो रही है, कहते हैं कि ऊपर से ना, स्पेस से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की दीवार दिखाई देती है ना। वहां पे इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया, इतना ज्यादा प्रदूषण हो गया, जिसके कारण से ओजोन लेयर में छिद्र हो गए हैं, जिसके कारण से अल्ट्रा वायलेट रेज डायरेक्टली पृथ्वी पर आ रही है। इसीलिए ढेर सारे रोग उत्पन्न कर रही, त्वचा कैंसर, है ना, इस तरह के रोग उत्पन्न कर रही है। फिर क्वेश्चन है कि बांध द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वरीय ऊर्जा को किस में स्थानांतरित करता है ना। देखो, बांध द्वारा जो टरबाइन है वो ज्वरीय ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है? ज्वार भाटा आता है, जब ज्वार आया तो पानी ऊपर उठा, तो एक जो है जहां पर सेंटर बनाए थे भरने के लिए, वहां पे पानी भर गया। अब पानी स्टोर हो गया, इकट्ठा हो गया। अब वो पानी नीचे गिरेगा, क्या करेगा? वो पानी नीचे गिरेगा, टरबाइन में गिरेगा, टरबाइन घूमेगा, बिजली बनेगी। यानी कि ज्वरीय ऊर्जा को किस में बदल देता है? कोई भी ऑप्शन नहीं देखना है हमें। कितने ऑप्शन है, क्यों देखें हम ऑप्शन, है ना। ज्वरीय ऊर्जा किस में बदल दिया भैया, बोलो? तो वो बदल दिया विद्युत ऊर्जा में, है ना। ऑप्शन है कि नहीं, देख लेते हैं। कहाँ क्वेश्चन? वाह, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दृष्टि ऊर्जा। याद रखना विद्युत ऊर्जा, है ना। पूछा जाए ज्वरीय ऊर्जा कौन सी है ना। ज्वार द्वारा जब पानी भर गया, वो ऊर्जा कौन सी है? तो वो है स्थितिज ऊर्जा, है ना। स्थितिज ऊर्जा, जब पानी बह रहा होता है, नदी का पानी बह रहा है, उसमें कौन सी ऊर्जा है? तो जब नदी का पानी बहाव में है तो उसमें है गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? तो उसमें है गतिज ऊर्जा। ठीक है, समझ आया? पल्ले पड़ा, गवा कुछ दिमाग में कि नहीं गवा? मुझे उम्मीद है गया होगा थोड़ा सा, है ना। फिर है, एक उत्तम ईंधन है ना। हम बोल रहे हैं कि एक बताइए, एक उत्तम ईंधन है ना। उत्तम ईंधन मतलब सबसे अच्छा ईंधन, जिससे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान वगैरह ना पहुंच रहा हो, है ना। उत्तम ईंधन बताओ। पहला है कोयला। तो यार कोयला तो उत्तम ईंधन नहीं है ना। कोयला को जलाओगे धुआं होगा, प्रदूषण होगा। दूसरा है लकड़ी। लकड़ी भी उत्तम ईंधन नहीं है, लकड़ी को जलाओगे धुआं होगा, प्रदूषण होगा। तीसरा है पेट्रोलियम। तो भाई पेट्रोलियम को जलाओगे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी भैया, प्रदूषण होगा। चौथा ऑप्शन है जैव गैस, है ना। जो जैव गैस जैसे गोबर गैस है ना, इस तरह से जो चीजें बनती हैं, जैसे सीवेज प्लांट होते हैं, उनमें से जो जैविक गैस बनती है ना, जो प्लांट बनते हैं बायोरिएक्टर्स, वो सॉरी जैविक गैस बनती है, तो वो एक प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाती है ना। उसके कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जैव गैस उत्तम ईंधन है। सौर ऊर्जा बनाने के लिए किसका? सौर सेल। हाँ, सौर सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। सौर सेल बनाने के लिए, तो सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए पहला ऑप्शन है लोहे का उपयोग, तांबा का उपयोग, चांदी का, कि सिलिकॉन का। जब सौर सेल बनते हैं, जैसे उसमें में लगा रहता है जो सोलर ऊर्जा पैनल होते हैं ना, सोलर पैनल उसी में लगे होते हैं, जुड़े रहते हैं चांदी की तरह, है ना। लेकिन याद रखना, भूल के चांदी मत बोल देना, वो होते हैं सिलिकॉन। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो वो करते हैं सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का। चलिए, पवनों का देश किसे कहा जाता है? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन। पवनों का देश, ओ भाई किसको बोला जाता है? जहां पे खूब ढेर सारी हवा चल रही हो, जिसको पवनों का देश बोला गया है। वो सबसे शांत सिटी है, या फिर वहां का एजुकेशन सिस्टम ऐसे कुछ करके बहुत फेमस है वो, है ना। देखना, डेनमार्क। डेनमार्क को पवनों का देश बोला जाता है। बताओ डेनमार्क किस लिए फेमस है?
बताइए, मेरे को तो खैर कंफर्म नहीं है भाई, है ना। जो देखो, जो नहीं पता है, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता है ना, मेरे से दिमाग से फिसल रहा है ये। डेनमार्क बहुत ही ज़्यादा फेमस है किसी कोई खास चीज़ के लिए, है ना, शायद शांति के लिए है या फिर एजुकेशन के लिए, है ना, आई एम नॉट श्योर। चलिए, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, ओ भाई इतना सिंपल क्वेश्चन। जीवाश्म ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कौन है? चलो देखो, ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। पहला जल विद्युत, दूसरा पवन ऊर्जा, तीसरा पेट्रोलियम, चौथा सौर ऊर्जा। तो भैया जो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है हमारा पेट्रोलियम। कौन है? पेट्रोलियम। हजार करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी में उथल पुथल होने के कारण जीव जंतु और पेड़ पौधे नीचे दबकर मर गए थे, और वो उच्च दाब और उच्च ताप के कारण वो जीवाश्म, वो किसमें बदल गए? वो जीवाश्म ऊर्जा के रूप में ऊर्जा के स्रोत के रूप में बदल गए, है ना। बहुत पहले पढ़ा था मैं 6 या 7th में, यही पढ़ा था, पृथ्वी में उथल पुथल होने के कारण जो है पेड़ पौधे और मनुष्य दब के जीवाश्म में बदल गए, और उन्हीं से हमको जीवाश्म वो मिला, पेट्रोलियम, खनिज, ये सब चीज़ें मिली, है ना, इसी से मिली। तो भाई पहले रटा देते तो याद हो जाती थी चीज़ें, है ना। पहले समझते नहीं थे, लेकिन आज की डेट में समझ समझ के याद करते हैं, है ना। देखो, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? हमें देखो गर्म पानी प्राप्त करना है ना, किससे? सौर से, सूरज से। तो अगर सूरज में बादल रहेंगे, पहला ऑप्शन है धूप वाले दिन, धूप वाले दिन जाहिर सी बात है हम प्राप्त कर सकेंगे। गर्मी वाले दिन प्राप्त करेंगे। पवन वाले दिन, जिस दिन खूब हवा चल रही हो, हवा चलेगी, जो है सूरज तो निकला रहेगा, इसलिए हम जो है गर्म पानी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर बादल हुए, अगर बादल हुए तो सूर्य की किरणें नीचे ज़्यादा आएंगी नहीं, और जब आएंगी नहीं तो पानी सौर ऊर्जा से गर्म होगा नहीं, तो हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, सोलर कुकर से यहाँ पे सवाल पूछा जाता है, बताइए उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, कभी पूछा नहीं गया लेकिन 2 नंबर में पूछ सकता है, उत्तम ईंधन, मैंने अभी बताया ना, उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? तो देखो, उत्तम ईंधन का कैलोरी मान अधिक होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए? कैलोरी मान उसका अधिक होना चाहिए। माध्यम ज्वलनशील ताप होना चाहिए, है ना। उत्तम ईंधन का जो माध्यम है वो ज्वलनशील ताप होना चाहिए, ज्वलनशील हो, जिससे ताप उत्पन्न हो, जलने पर अत्यधिक धुआं उत्पन्न ना करे, है ना। वो चीज जलने पर अत्यधिक धुआं उत्पन्न ना करे, तभी बोलेंगे उत्तम ईंधन है। और इसका ज्वलन ताप उपयुक्त हो तथा ऊष्मीय मान उच्च हो। ज्वलन ताप, जब ये जले तो ताप इसका उपयुक्त हो, अच्छा हो, और इसका जो ऊष्मीय मान है, जिससे ऊष्मा निकल रही है, वो उच्च हो। मतलब हमें बहुत ज्यादा ऊष्मा चाहिए, ऐसा तो है नहीं धीरे धीरे जल रहा है बिल्कुल वो जो है मोमबत्ती की तरह, मोमबत्ती की तरह जलेगा तो खाना पका पाओगे? कभी ना पका पाओगे, है ना, जीवन में ना पका पाओगे। फिर क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी सतह के प्रति वर्ग क्षेत्रफल में सूर्य की कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी सतह के प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सूर्य की कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी सतह में सूर्य की लगभग 1.36 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर प्राप्त होती है। कितनी? 1.36 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर प्राप्त होती है। इसका कुछ भाग अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। क्या होता है? इसका कुछ भाग अंतरिक्ष में चला जाता है, परावर्तित हो जाता है, तथा कुछ भाग वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प, ओजोन, धूल तथा CO2 द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है। सौर ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा है। सौर ऊर्जा एक अनवरत ऊर्जा है जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिसका भंडारण कभी खत्म नहीं हो सकता। ठीक है। CNG को अन्य पेट्रोलियम पदार्थ की अपेक्षा स्वच्छ ईंधन क्यों माना जाता है ना। देखो, कार जो आने लगी वो CNG से चलने लगी, है ना। LPG, CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको क्यों जो है
अच्छा ईंधन माना जाता है अन्य पेट्रोलियम पदार्थों की अपेक्षा स्वच्छ ईंधन, क्योंकि ये ज़्यादा प्रदूषण नहीं करता है। आंसर देखो, सीएनजी जलने पर विषैले पदार्थ तथा प्रदूषक उत्पन्न नहीं करता है। जब सीएनजी जलेगा तो ज़्यादा विषैले पदार्थ और प्रदूषक उत्पन्न नहीं करेगा, जबकि पेट्रोलियम जलने पर अत्यधिक विषैले पदार्थ और प्रदूषक उत्पन्न करता है। जब पेट्रोलियम जलता है ना तो अत्यंत जहरीला पदार्थ वो निकालता है बाहर, है ना, जैसे पॉलीथीन जलाते हैं ऐसे ही करके। तो इसलिए जो सीएनजी होता है उसका उपयोग अच्छा माना जाता है। ठीक है, सौर कुकर का वर्णन कीजिए। हाँ, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वही 4 नंबर में या 6 नंबर में कि सौर तापन युक्ति किसे कहते हैं और सौर कुकर का वर्णन कीजिए। तो सौर तापन युक्ति क्या होती है? वे युक्तियां जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अधिक से अधिक संग्रह करके इकट्ठा कर ले तथा संग्रहित ऊष्मा का क्षय कम से कम करें, सौर तापन युक्तियां कहलाती हैं। जो संग्रहित ऊष्मा है उसका क्षय यानी कि नाश कम से कम करें, सौर तापन युक्तियां कहलाती हैं। ठीक है, एक चीज और मैं आपको जो है बताना चाहूंगा, बस एक सेकंड रुकिएगा। ये है ग्रीन हाउस प्रवाह। जैसे आपकी कार है ना, क्या कार बाहर धूप में खड़ी है, उसके शीशा बंद है, तो क्या होता है, कार अंदर से गर्म हो जाती है। कैसे गर्म हो जाती है? तो ग्रीन हाउस प्रवाह के कारण कार अंदर से गर्म हो जाती है। ग्रीन हाउस प्रवाह क्या होता है देखना, ग्रीन हाउस कांच से बना एक छोटा सा घर होता है ना। ग्रीन हाउस क्या होता है, जिसको बोलते हैं अपन लोग ग्रीन हाउस, ये कांच से बना एक छोटा सा घर होता है। इसकी कांच की छत व दीवारें प्रकाश व ऊष्मा को भीतर तो जाने देती हैं लेकिन बाहर नहीं निकलने देती हैं, है ना। इसकी जो दीवारें हैं और छतें हैं वो प्रकाश और ऊष्मा को अंदर तो जाने दे रही हैं लेकिन प्रकाश और ऊष्मा अंदर से बाहर नहीं निकलने दे रही हैं, है ना। ऐसा घर जिसमें प्रकाश ऊष्मा चली गई लेकिन बाहर तो नहीं निकलेगी भाई, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस प्रभाव भी देखना। अतः ग्रीन हाउस के भीतर रखे पौधे बाहर की ठंड से बचे रहते हैं। इसके भीतर अगर कोई पौधा है तो बाहर जो ठंडी वगैरह है ना, बाहर का जैसा भी वातावरण है उस वातावरण से ये पौधा बचा रहता है, उसको प्रकाश और ऊष्मा मिलती रहती है ना। जो वातावरण में ठंड है, वातावरण की ठंड से वो बचा रहता है। जब वातावरण की ठंड से बचा रहता है तो सामान्यतः ठंडी जलवायु वाले स्थान में इसका प्रयोग किया जाता है, बचे रहते हैं। इस प्रकार इस प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रवाह कहते हैं। ठीक है, जैसे वातावरण में वाहनों से धुएं जो है, वातावरण में वाहनों के धुएं से निकली कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस भी पृथ्वी की परावर्तित सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके ग्रीन हाउस प्रवाह के कारण वातावरण के तापक्रम को बढ़ा देती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रहेगी तो क्या होगा, जो सूर्य का प्रकाश आएगा उससे वो क्रिया करके वातावरण में तापमान को बढ़ा देगी, तापक्रम को बढ़ा देती। किसके कारण? ग्रीन हाउस प्रवाह के कारण, प्रभाव के कारण, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। तो सोर्स ऑफ एनर्जी आज का चैप्टर यहीं तक आपका ख़त्म हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण, उस चैप्टर को अच्छे से एंड करेंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, प्लेलिस्ट चेक करिएगा सभी वीडियोस को देखने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।